हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नए अकाउंटिंग टर्म्स। एंड आज का जो पहला टर्म है वो है गुड्स। गुड्स और स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? हम अपने बिजनेस में जो आइटम को खरीदते हैं विद एन इंटेंशन कि उसको आगे हम रीसेल करेंगे, उसको बोलेंगे स्टॉक। जैसे कि कोई एक फर्नीचर के दुकान में फर्नीचर खरीदा जाता है कि हम उस फर्नीचर को आगे बेचेंगे। कोई एक स्टेशनरी शॉप, कोई स्टेशनरी का दुकान है, अगर वहाँ पे वो लोग बुक्स, पेन, पेंसिल, कॉपीज़ वगैरह खरीदते हैं ताकि उसको आगे बेच पाएँ। तो जब वो आइटम्स को वो खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वो स्टॉक बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स आर दोज आइटम्स और कमोडिटीज इन विच द बिजनेस रेगुलरली डील्स। एग्जाम्पल, द थिंग्स इट बाइज फॉर रीसेल और यूज इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर सेल। यहाँ पे दो चीज़ बोला कि आप खरीद रहे हो बेचने के लिए या फिर उसको यूज करोगे ताकि वो प्रोडक्ट बना सको जिसको आप बेचने वाले हो। अगर आप एक फर्नीचर का दुकान चला रहे हो, या तो आप फर्नीचर खरीद के बेचोगे या फिर आप वुड खरीदोगे, उसको उससे फर्नीचर मैन्युफैक्चर करोगे एंड आगे उसको सेल करोगे। ठीक है, तो वो हो गया क्या हमारे लिए? गुड्स। देन आगे चलते हैं। दूसरा आइटम परचेजेस। ये जो स्टॉक हमने बोला ना, ये जो स्टॉक या फिर गुड्स, जो स्टॉक और गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी का ही एक दूसरा नाम होता है परचेजेस। कैसे? यही स्टॉक, यही गुड्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम आएंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो ताकि आगे उसको आप बेच पाओ, वो हमारे लिए स्टॉक है, ठीक है। बट जब उसको हम खरीद के ला रहे हैं उस टाइम उसको हम बोलेंगे परचेजेस। स्टॉक को जब आप खरीद रहे हो सेल करने के लिए, एट द टाइम ऑफ परचेज, आप इसको बोलोगे परचेजेस। वही आइटम, वही स्टॉक को जब आप सेल कर रहे हो आप उसको बोलोगे सेल्स। जब आप कोई स्टॉक खरीद के लाए एंड उसमें कुछ डिफेक्टिव निकला, उसमें कुछ एज पर द सैंपल नहीं है, या फिर आपको जो चाहिए वो नहीं, स्टॉक वो स्टॉक नहीं आया, तो हम वो स्टॉक रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा लाए, हमारे फिटिंग का नहीं हुआ, हमें कलर अच्छा नहीं लगा, हम रिटर्न कर देते हैं। वैसे ही कोई स्टॉक हम खरीद रहे हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके हम उस स्टॉक को रिटर्न कर दें। जब आप उसको परचेज कर रहे हो आप उसको परचेजेस बोलोगे, वही स्टॉक को जो आप परचेज कर रहे हो परचेजेस बोलोगे। अगर वो एज पर द सैंपल, एज पर द क्वालिटी नहीं हुआ, आप उसको रिटर्न कर दिए, उस टाइम उस स्टॉक को बोलोगे परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। जब स्टॉक को आपने आगे किसी को सेल कर दिया उसको आप बोलोगे सेल्स। सपोज आपने जिसको बेचा है उसको सही नहीं लगा, उसका कुछ प्रॉब्लम आया उस स्टॉक में, उसने आपको रिटर्न कर दिया वापस, तो उस स्टॉक को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेम ही स्टॉक है, सेम गुड्स है जिससे आप डील करते हो, बट उसका चार नाम बन गया यहाँ पे। जब खरीद रहे हो उसका परचेजेस बोलोगे, जब आप बेच रहे हो उसका आप सेल्स बोलोगे, जब आप बेच दिए एंड सामने वाला कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है तो आप उसको सेल्स रिटर्न बोलोगे। जब आपने कोई स्टॉक क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया, आप जिससे सप्लायर से परचेज किया है उसको रिटर्न कर दिया, तो उसको आप बोलोगे परचेजेस रिटर्न। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो हमारा स्टॉक हो गया, उसके आगे देन परचेजेस। परचेजेस मतलब क्या? परचेजेस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स। जब आप स्टॉक को खरीदते हो बेचने के लिए तब उसका नाम हो जाता है क्या? परचेजेस। वही स्टॉक जब आप आगे बेच दिए, स्टॉक जब आप आगे आप बेचोगे उसको आप बोलोगे सेल्स। तो गुड्स जब बेचा जा रहा है उसको बोला जाएगा सेल्स। देन उसके आगे क्या? स्टॉक और इन्वेंट्री। सपोज मैंने 500 यूनिट खरीदा, उसमें से 300 यूनिट बेच दिया, मेरे पास कितना यूनिट बचा? 200 यूनिट बच गया। अभी मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जितना यूनिट बचा हुआ है, उसको मैं बोलूँगा स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, इसका दो कैटेगरी होता है।
इसका दो कैटेगरी होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, देन दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दो कैटेगरी होता है। इसका मतलब क्या कि जो स्टॉक आपने परचेज किया सेल करने के लिए, तो आप आगे सेल करोगे। जैसे मैं यहाँ पे बोला कि 500 यूनिट आपने परचेज किया था, उस 500 यूनिट में से आपने 300 यूनिट बेच दिया, तो आपके पास 200 यूनिट रहा। बट ये 200 यूनिट, सपोज आज तुम्हारे पास 200 यूनिट है, कल जाके तुम लोग 700 यूनिट, 700 यूनिट फिर से परचेज करके ले आए, 700 यूनिट्स फिर से परचेज किया हम, तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितना बना, 900। उसमें से सब सपोज आगे जाके हम 600 यूनिट बेच दिए, तो हमारे पास कितना स्टॉक बचा, 300 यूनिट बचा। तो सपोज ये था डे वन, दिस वाज डे वन। बट डे टू के लिए अगर आप देखोगे, डे टू के स्टार्टिंग में जब आप दुकान खोले, आपके पास कितना स्टॉक था, 200 यूनिट का स्टॉक था। फिर आपने कुछ स्टॉक परचेज किया, कुछ सेल किया, फिर दुकान बंद करते करते आपके पास 300 यूनिट बचा हुआ है। तो अगर आप ये डे टू को कंपेयर करोगे, डे टू के स्टार्टिंग में आपके पास 200 यूनिट था, उसको आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। मतलब आप जब डे टू को ओपन किए, स्टार्ट किए बिजनेस, तो आपके पास पहले ही 200 यूनिट का स्टॉक था, तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपन करते टाइम मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, जब डे टू खत्म हो रहा है, मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। मैं एक दिन का एग्जाम्पल लेके बोला तुम लोग, बट एक बिजनेस में एक दिन का कैलकुलेशन नहीं होता, एक साल का होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब कोई भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो स्टॉक अवेलेबल होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलोगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब उस अकाउंटिंग ईयर के एंड में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर आया परचेजेस रिटर्न। अभी मैंने बोल दिया कि आप कोई स्टॉक परचेज करते हो और वो एज पर द क्वालिटी नहीं है, आप उसको रिटर्न कर दोगे। जितना स्टॉक रिटर्न करोगे उसको आप बोलोगे परचेजेस रिटर्न। एंड सेल्स रिटर्न मतलब हमने जिसको स्टॉक बेचा वो हमें रिटर्न कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमने सेल किया था, उसने रिटर्न कर दिया, तो वो सेल्स रिटर्न। हमने परचेज किया था, हमने रिटर्न कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं, यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स, जो स्टॉक रिलेटेड डिफरेंट आइटम्स है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा बोल देता हूँ। परचेजेस मतलब आप जो स्टॉक परचेज करते हो रीसेल करने के लिए, इसका इफेक्ट क्या होगा, परचेज अकाउंट इंक्रीज होगा। ये सब इफेक्ट अभी देखना नहीं है, क्योंकि आगे जाके तुम लोगों को समझ में आएगा, अभी ये नहीं समझ में आएगा। व्हाट इट मीन्स ही समझा देता हूँ। परचेज रिटर्न का मतलब क्या आप स्टॉक रिटर्न कर दिए। सेल मतलब आपने स्टॉक बेच दिया। देन सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्टॉक बेचा वो हमारे पास वापस आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक मतलब कोई भी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो अनसोल्ड स्टॉक, जो बैलेंस ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब हम जो बिजनेस को बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं मतलब अकाउंटिंग ईयर जब खत्म हो रहा है उस टाइम पे जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देन आगे चलते हैं। आगे डिस्काउंट्स के बारे में समझते हैं। डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट हमें पता है डिस्काउंट क्या होता है, कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, वहाँ पे लिखा होता है डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि जितना प्राइस उसका ओरिजिनल है उतना प्राइस हमें पेमेंट नहीं करना है, उससे थोड़ा सा कम प्राइस पेमेंट करेंगे, दैट इज़ डिस्काउंट। ये हमें पता है। बट ये जो डिस्काउंट है ना, इसका दो कैटेगरी होता है और दो टाइप होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो दिया जाता है कि सामने वाले को, ताकि सेल्स को बढ़ा सके हम लोग। जैसे कि आप मार्केट जाते हो, दुकान के बाहर लिखा हुआ होता है कि 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगता है ना दुकान के बाहर कि 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन, 60% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट। वो जो लिखा होता है ना, वो क्यों लिखा होता है दुकान के बाहर, ताकि कस्टमर बिजनेस में इंटर करे, मतलब दुकान में आए, कस्टमर आए और खरीदे, सेल्स बढ़े हमारा।
सो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको आप बोलते हो ट्रेड डिस्काउंट। वहीं पे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या? सपोज दुकान के बाहर तुमने एक बोर्ड लगा दिया 50% डिस्काउंट। इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके ऊपर आप 50% डिस्काउंट देने वाले हो। उस प्रोडक्ट कोई एक दुकान, सपोज आपके दुकान में कोई भी एक कस्टमर आ रहा है, वहां पे उसको अच्छा लगा एक शर्ट, उस शर्ट का प्राइस कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये उसका प्राइस है, बट आपने दुकान के बाहर क्या बोर्ड लगा दिया था? 50% डिस्काउंट। ये जो 500 है ना, ये MRP बोल सकते हो, इसको मार्क्ड प्राइस बोल सकते हो, लिस्ट प्राइस बोल सकते हो, कि उस शर्ट के ऊपर 500 लिखा हुआ है एंड आपने दुकान के बाहर लगा दिया था 50% डिस्काउंट का बोर्ड। तो कस्टमर आपके पास आया, आपको बोलेगा शर्ट दिखाओ, आपने दिखा दिया, बट पेमेंट करते टाइम आप उसको 500 मांगोगे, उसको बोलोगे कि 500 रुपये दे दे? नहीं ना। आप 50% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, 50% डिस्काउंट होता है 250, और माइनस करने के बाद आप उसको बोलोगे भाई 250 बैलेंस अमाउंट हो रहा है, आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेल प्राइस कि आप शर्ट को 250 में बेचे। 500 आप उसके ऊपर एक टैग लगा दिए थे, बट आप उसको बेच रहे हो कितने में? 250 में। तो ये जो 50% का डिस्काउंट आपने दिया, ये हुआ हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट। बट फिर भी वो जो कस्टमर हमारे पास आया लेने के लिए कपड़ा, सपोज हम उसको पहले से जानते हैं, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, वो बार बार आता है, तो वो हमें बोला कि भाई सबको 50% डिस्काउंट देते हो, मेरे लिए स्पेशल आप क्या कर रहे हो? तो हमने उसको बोला भाई काम करो, आपको 30 रुपया और डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग। बाकी सारे कस्टमर से हम 250 लेते हैं, बट आपसे हम 30 रुपया कम लेंगे। आप एक काम करो, इंस्टेंटली पेमेंट कर दो 220। तो यहां पे हम लोगों ने 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये जो डिस्काउंट है ना, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हमने बेचा प्रोडक्ट को 250 में, बट जब हमें पैसा मिल रहा था उस टाइम हमें एडिशनली कुछ डिस्काउंट देना पड़ा, जिसको आप बोलोगे कैश डिस्काउंट। इन दोनों का पर्पस अलग होता है। या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि आपने 500 का शर्ट 250 में बेचा, तो 250 का आपने डिस्काउंट दिया, वो हुआ ट्रेड डिस्काउंट, सबको मिलता है। बट ये जो कस्टमर हमारा जान पहचान वाला है, इसने आया हमारे पास और बोला कि भाई 250 रुपये का शर्ट, मतलब वो शर्ट जो 500 रुपये का है आप मुझे दे दो। हमने उसको 250 में दे दिया, बट उसने हमें बोला कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है अभी, तो एक काम करता हूँ, शर्ट आज ले लेता हूँ, आपको 2 दिन बाद पेमेंट करूँगा। बट आप चाहते हो कि वो इंस्टेंटली पेमेंट करे, तो आपने उसको बोला भाई एक काम करो, 250 नहीं, अब एक काम करो, आप अगर अब इंस्टेंटली पेमेंट करोगे तो आपको हम 30 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। दैट 30 रुपीज़, ये जो 30 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया, ये क्यों दिया? क्योंकि वो जो क्रेडिट मांग रहा था, जो उधारी मांग रहा था, वो नहीं रखना है हमें, ताकि जितना भी पैसा हमें मिलना है वो मिल जाए। 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए, 20 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए, तो पूरा पैसा वापस मिल गया हमें, इंस्टेंटली मिल गया, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेल्स को इंक्रीज करना, ट्रेडिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर से क्विकली कैश का कलेक्शन करना, पैसा बहुत जल्दी रिकवर करना। जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा है बट पेमेंट नहीं किया, जो डेटर आपको 5,000 देने वाला है फ्यूचर में, अगर आप उसको बोले कि भाई देख आज अगर तू पेमेंट कर देगा मैं तुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे देगा, मैं तुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो ऐसा हो सकता है वो हमें पेमेंट कर दे। भले ही हमारा 100 रुपये का खर्चा हो गया, 100 रुपये हमें नहीं मिल रहा है, बट पैसा तो जल्दी मिल रहा है ना। तो ये जो डिस्काउंट हमने दिया सेकेंड टाइम, उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस, एंड इसको हम ये यहाँ पे सेलर क्यों देता है देखो, गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स, इट इज गिवन टू इनकरेज बल्क बाइंग। ज़्यादा खरीदने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो लोग ज़्यादा स्टॉक हमसे खरीदेंगे ताकि बिजनेस प्रमोट हो पाए। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते नहीं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम उसको भूल जाते हैं।
500 का चीज़ के ऊपर हमने 250 का डिस्काउंट दिया, हम कितने में बेचे? 250 में। तो हम लिखेंगे कितना? 250। हमारे लिए सेल्स है 250। हमने 250 रुपये का डिस्काउंट दिया, 500 का डिस्काउंट दिया, 1000 का डिस्काउंट दिया, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमने बेचा कितने में? 250 में, तो 250 ही लिखेंगे। ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? कैश डिस्काउंट मतलब होता है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डेब्ट अलाउड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट्स। जैसे मैंने बोला कि डेटर को हम बोलेंगे कि भाई 100 रुपया कम दे देना, बट आज दे दे पेमेंट। अगर आज तू पेमेंट करेगा तो तुझे मैं 100 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसको बोलोगे क्या? कैश डिस्काउंट। ठीक है। इट इज गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। बोला ना कि जल्दी रिकवरी करने के लिए हम ये डिस्काउंट देते हैं। देन कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम भूल जाएंगे, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, बट कैश डिस्काउंट को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, इसको एक्सपेंसेस की तरह मानेंगे। ठीक है। सपोज हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए वो एक तरीके का एक्सपेंसेस हुआ, बट जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए एक तरीके का इनकम हुआ। ठीक है। देन ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का डिफरेंस है रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस, रिडक्शन इन द जो भी हमें रिकवरी मिलने वाला है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन होगा ताकि अर्ली पेमेंट आ सके। देन टू एनकरेज बल्क बाइंग, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तब देते हो ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप कब देते हो? जब आपका कलेक्शन होता है, पेमेंट आपको मिलने वाला होता है। रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, कैश डिस्काउंट को मगर हमें रिकॉर्ड करना होता है। इफेक्ट क्या होगा? रिड्यूस द परचेज और सेल प्राइस। जो शर्ट हम 500 में खरीदने वाले थे उसको अभी हम 250 में खरीदेंगे, या फिर जो 500 में हम बेचने वाले थे उसको 250 में बेचेंगे, तो उसका प्राइस ही घट गया। कैश डिस्काउंट में क्या होता है? रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और रिसीव्ड। जो अमाउंट हम पेमेंट करने वाले हैं और रिसीव करने वाले उसमें ही थोड़ा सा रिडक्शन आया। ठीक है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो और एग्जाम्पल के बारे में बात नहीं करेंगे। देन आगे चलेंगे वाउचर्स। वाउचर का मतलब क्या? वाउचर्स, वाउचर मतलब जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात किया कि भाई अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है? पहला काम करना होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, वो पता है, ठीक है। बट हम अकाउंटिंग करना कब स्टार्ट करेंगे? बुक कीपिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करेंगे। बट जो अकाउंटेंट होगा, जो बुक कीपर होगा, वो रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसको ये कंफर्मेशन चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सपोज एक शोरूम का एग्जाम्पल ले लो, या फिर एक दुकान का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो। वहाँ पे एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है। अकाउंटेंट के पास आके कोई बोल रहा है, भाई एक फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया, 5000 का फर्नीचर परचेज का एंट्री कर दो और बुक्स में लिख दो। क्या वो लिख देगा? कोई भी आके कुछ भी बोलेगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देगा क्या? नहीं। उसको चाहिए प्रूफ, उसको चाहिए कंफर्मेशन कि हाँ एक्चुअल में ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वो कंफर्मेशन उसको कहां से मिलेगा? कोई भी बोल देने से वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर फर्नीचर परचेज हुआ है तो उस फर्नीचर परचेज का बिल होगा, कोटेशन इनविटेशन हुआ होगा, उसका कॉपी होगा। अगर उस फर्नीचर के लिए पेमेंट हुआ है तो रिसिप्ट होगा, मे बी इनवॉइस होगा, कुछ तो होगा ना डॉक्यूमेंट। तो वो पहले रिकॉर्ड करने से पहले वो मांगेगा कि भाई ठीक है आपने फर्नीचर परचेज किया है, वेरी गुड, ठीक है, सही है, बट आप उसका एक प्रूफ मुझे दे दो, या फिर उस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए उसको लाके मेरे पास रख दो। उसको अकाउंटेंट और बुक कीपर वेरीफाई करेगा एंड देन वो जर्नल एंट्री करेगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा कि फर्नीचर परचेज हुआ। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स को वो रेफर कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स को वो अटैच कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट को देख के वो जर्नल एंट्री करने वाला है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बोला जाएगा वाउचर्स। ठीक है। तो वाउचर मतलब क्या है? वाउचर इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस जब आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका प्रूफ, उसका एविडेंस होता है वाउचर। इसीलिए तो अकाउंट्स में हम प्रीवियस वीडियोस में बात किए थे कि ये फैक्चुअल होता है, कि अकाउंट्स में कुछ भी ऐसे कोई कुछ बोल दिया हमने रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, उसके पीछे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ एविडेंस होगा। ठीक है। इट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल। जर्नल मतलब जहां पे पहली बार लिखा जाता है। जर्नल में पहली बार रिकॉर्डिंग किया जाता है सारे ट्रांजैक्शंस का। ठीक है। देन आगे चलते हैं। इनवॉइस। इनवॉइस मतलब क्या? एन इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड। आप कोई भी चीज खरीदते हो, उसके साथ एक बिल आता है, एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि कितना क्वांटिटी आपको सेल किया गया, कितने प्राइस में सेल किया गया, उसके ऊपर कितना टैक्स लगा, उसमें उसके ऊपर कितना CGST, कितना SGST, कितना IGST लगा, उसके ऊपर आपको कितना डिस्काउंट दिया गया, आपको फाइनली कितना अमाउंट पेमेंट करना है, वो सब लिखा होता है एक डॉक्यूमेंट में, एक पेपर में। उसको बोला जाता है इनवॉइस। ठीक है। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द गुड्स, डिटेल्स लाइक क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड द अमाउंट पेबल। ठीक है, समझ में आ गया ना? देन रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब क्या? कि सपोज आपने कुछ खरीदा, आपको बिल मिला एंड बिल में मेंशन हुआ है कि आपको कितना अमाउंट देना है, बट आपने पेमेंट नहीं किया। आपने उसको बोला कि भाई 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा बोल के आ गए वहां से। फिर 2 दिन बाद आप जाके पेमेंट कर रहे हो। जब आप सामने वाले को पेमेंट करोगे, वो दुकानदार को पेमेंट करोगे, वो जब पेमेंट रिसीव किया उसका एक एक्नोलेजमेंट वो आपको प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं? एक प्रूफ प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं कि उसने हाँ पेमेंट रिसीव किया है बोल के? उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अ रिसिप्ट इज अ रिटेन एक्नोलेजमेंट दैट अ सम ऑफ मनी हैज बीन रिसीव्ड। एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ है, हमने पेमेंट रिसीव कर लिया, उसका एक एक्नोलेजमेंट आपको हम देंगे, उसको बोलोगे आप रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा रिसीव हुआ है, उसका एक प्रूफ। ठीक है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहला है अकाउंट। अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हम लोगों ने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बारे में बात की है। या फिर मैंने जैसे बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, देन समराइजिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐसे मान के चलिए, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहा है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रहा है ना, वो अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन, जैसे कि एक्सपेंसेस पेमेंट, सैलरी पेमेंट, रेंट पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शंस होता है। बट इन सबको क्या करना होता है ना, सारे परचेजेस को एक जगह पे, सारे सेल्स को एक जगह पे, सारे रेंट पेमेंट को एक जगह पे, सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे, सारे सैलरी पेमेंट को एक जगह पे, हम अलग अलग करके उसको कैलकुलेशन करते हैं कि भाई टोटल पेमेंट कितना हुआ, टोटल परचेजेस कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सैलरी पेमेंट कितना हुआ, हम राम से टोटल कितना खरीदे, हमें राम को टोटल कितना पेमेंट करना है, हमें शैम से कितना रिसीव करना है अमाउंट। वो सब जो कैलकुलेशन होगा वो तो अलग अलग कैलकुलेशन करने से पता चलेगा ना। तो अलग अलग कैलकुलेशन करना और एक जगह पे एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन को लिख के कैलकुलेशन करने को बोलते हैं अकाउंट। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा रखते हो, बैंक आपके नाम पे एक अकाउंट खोलता है। क्यों खोलता है? हम जैसे बैंक में जाके पैसा रखते हैं, वैसे 100,000 लाखों लोग बैंक में आके पैसा डाल रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक को कैसे पता चलेगा कि हमारा पैसा कौन सा है, राम का पैसा कौन सा है, श्याम का पैसा कौन सा है, एक्स का पैसा कौन सा है, वाई का पैसा कौन सा है? वो उसको कैसे पता चलेगा कि टोटल एक्स ने कितना डिपॉजिट किया है, वाई ने कितना डिपॉजिट किया, एक्स ने कितना विड्रॉ किया, वाई ने कितना विड्रॉ किया? उसको कैसे पता चलेगा? अलग अलग कैलकुलेशन करेगा तभी जाके पता चलेगा ना। वही अलग अलग कैलकुलेशन को हम बोलते हैं अकाउंट। अलग एक जगह पे
उसी इंसान के बारे में, उस एसेट के बारे में, उस आइटम के बारे में, उस एक्सपेंसेस के बारे में लिखना इज अकाउंट. तो एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस. एक जगह पे वो सारे ट्रांजैक्शन को लिखना इज अकाउंट. अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट है इसके बारे में तुम्हें क्लियर आइडिया तब आएगा जब तुम लेजर करोगे. इतनी जल्दी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा टाइम में आगे हम जब अकाउंट्स में चलेंगे इसके ऊपर तुम्हें प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा. देन आया जर्नल. जर्नल मतलब क्या? जर्नल मतलब वो बुक जहाँ पे पहली बार हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड जर्नल. जर्नल में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहली बार लिखते हैं, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं. इसीलिए उसको बुलाते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री. ठीक है. एंड जहां पे जर्नल को लिखा जाता है उस बुक को बुलाते हैं जर्नल बुक. तो जर्नल बुक में हम सारे ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी ऑर्डर में हम उसको लिखते जाते हैं. तो वो हुआ हमारे लिए जर्नल. ठीक है. एंड जर्नल को लिखने का, जब आप जर्नल लिखोगे उसको आप बोलोगे जर्नलाइजिंग. ओके. देन चलते हैं लेजर. लेजर जब आप करोगे आपको अकाउंट क्लियरली समझ में आएगा. जर्नल के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेजर. ये लेजर जब हम लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके ये क्लैरिटी तुम लोगों को आएगा. अभी के लिए इसको इतना डीपली और डिटेल में हम नहीं समझते हैं. ठीक है. जर्नल एंड लेजर का डिफरेंस वो चैप्टर में आपको समझ में आएगा. ओके. देन ट्रायल बैलेंस, ये भी आगे जाके समझ में आएगा जब हम करेंगे. हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है जर्नल पहले करना, उसके बाद लेजर करना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करना. इसके लिए हमें अलग अलग चैप्टर्स है हमारे बुक में. या फिर अकाउंट्स को समझने के लिए आपको जर्नल करना ही है. एंड जब जर्नल सीख जाओगे उसके बाद आपको लेजर करना है. एंड जब लेजर खत्म करोगे उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया जाएगा. एंड ट्रायल बैलेंस खत्म करने के बाद ही फाइनल अकाउंट सिखाया जाएगा. ये एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है. तो जब जब हम आगे जाएंगे, जब जब हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे तब ये डिटेल में अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा. एंड ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है ना, दिस इज फाइनल अकाउंट. ये फाइनल अकाउंट में समझ में आएगा. एंड बैलेंस शीट ये होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ये बैलेंस शीट से पता चलता है. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं समझाऊंगा तो भी आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आएगा. ये सारे चैप्टर्स आगे जाके हमें पढ़ना है, ये हो जाएगा. ठीक है. अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के बारे में हम लोगों ने बात किया था ऑलरेडी कि अकाउंटिंग पीरियड मतलब जहाँ से हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है एंड आगे जाके जहाँ पे हमारा एक साल ख़त्म होता है. नॉर्मली एक अकाउंटिंग ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं. एंड वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड ख़त्म होता है 31 मार्च को. 1 अप्रैल से 31 मार्च. ठीक है. नॉर्मली इसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है. ओके. फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड ख़त्म होता है 31 मार्च को. ठीक है. सपोज स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 2025 को, तो ये ख़त्म होगा कब? 31 मार्च 2026 ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आ जाएगा समझ में आगे जाके. इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी पोजीशन, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ. जब कोई बिजनेस, कोई भी पर्सन का एसेट ज़्यादा होता है, लाइबिलिटी कम, उस सिचुएशन को बोला जाता है सॉल्वेंसी सिचुएशन और सॉल्वेंसी पोजीशन. एसेट ज़्यादा, लाइबिलिटी कम, मतलब मेरे पास जितने रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा है, लाइबिलिटी मेरा कम है. सॉल्वेंट, सॉल्वेंसी पोजीशन. इंसॉल्वेंसी मतलब एसेट कम, लाइबिलिटी ज़्यादा, मेरा उधारी ज़्यादा, मेरा खुद का रिसोर्सेस कम. तो उसको उस सिचुएशन को बुलाते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी सिचुएशन. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आगे हम और भी वीडियोस में
डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।